वेलकम टू द ब्रिज कोर्स। माय नेम इज दीपक ठाकुर एंड सक्सेस ट्री के इस इनिशिएटिव में आप सबका वेलकम है। इस इनिशिएटिव में बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली हम उन लीगल टर्म्स को आज डिकोड करेंगे जो आपको ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में बहुत रिपीटेडली या ओकेजनली आती रहती हैं। नाउ अब जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की या इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो कुछ नाम आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने कुछ न्यूज़ फॉलो की हो तो रिसेंटली इंडिया हैज सीन वन ऑफ द बिग स्ट्राइक्स सैमसंग के प्लांट में, जहां पे कई सारे वर्कर जो हैं वो एक साथ स्ट्राइक्स पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज अराउंड 14 वर्कर्स का जो है एक साथ जो है उनका टर्मिनेशन कर दिया जाता है उनकी री इंस्टेटमेंट में, मतलब उनको दोबारा से नौकरी पे रखने के लिए और कुछ और डिमांड्स के लिए जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर जाते हैं। नाउ एंड ऐसी एक दूसरी हमारे पास न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस के बाद स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे डॉग लवर्स जो हैं वो स्ट्रीट पर आए, इवन वो इंडिया गेट पर भी पहुंच गए। तो नाउ कुछ टर्म्स हैं इनमें जो लीगल यूज की जाती हैं जो कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। नाउ सबसे पहली बात, हियर वी आर यूजिंग द वर्ड स्ट्राइक। यहां पे हम स्ट्राइक वर्ड यूज कर रहे हैं और यहां पर वी आर यूजिंग द वर्ड राइट प्रोटेस्टिंग। ठीक है, प्रोटेस्टिंग या पिकेटिंग भी एक वर्ड आता है इसी में, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ सिमिलरली एक और तरह का प्रोटेस्ट होता है या एक और तरह का पब्लिक मूवमेंट रहता है, या ऑफिस में या फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में या इंडस्ट्री में कुछ और भी तरीके होते हैं स्ट्राइक्स करने के। उनमें से एक और आता है जिसको हम बोलते हैं घिराव। ठीक है, ये भी एक न्यूज़ थी रिसेंटली कि देयर इज अ घिराव बाय द वर्कर्स ऑफ द अदानी ऑफिशियल्स। ठीक है, जो अदानी ऑफिशियल्स हैं, ये असम का प्लांट है उनका। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दे प्रोटेस्टेड रिगार्डिंग सम ऑफ देयर कंसर्न्स एंड उसकी वजह से उन्होंने घिराव किया। नाउ अब ये स्ट्राइक, पिकेटिंग, प्रोटेस्ट, घिराव, ये सारी टर्म्स क्या हैं? ये एक्चुअली हम नॉर्मली इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन आप समझिएगा ये लीगल टर्म्स हैं। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दी हुई लीगल टर्म्स हैं जिनकी जर्नी बहुत लंबी है। मतलब कि अगर हम बात करें ओवर द ईयर्स चेंजेस की, तो बहुत सारे रूल्स में चेंजेस हुए, नए लॉज आए। तो 1947 का एक लॉ है जिसमें इवेंचुअली ये देखा गया। अब मैं ये आपसे एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ऑफ 1978 का न्यूज़पेपर का कटआउट है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट ने घिराव को जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक चेंज आया। ऐसे मल्टीपल चेंज आते रहते हैं। जैसे आज आपके पास गवर्नमेंट का एक नया कोड है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जैसे कई सारे लॉ जो हैं अब सबस्यूम कर दिए जाएंगे। तो आपके पास मल्टीपल लॉ की जगह ये 4 कोड बचेंगे। नाउ अब इस वजह से ये सभी टर्म्स जो है न्यूज़ में रहती हैं और हमने आज इन टर्म्स को कवर अप करना है, क्योंकि आपके ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओ एओ के एग्जामिनेशन में ये टर्म्स आ जाती हैं। नाउ सबसे पहली बात करते हैं एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली तो हम यूज कर लेते हैं कि भाई फैक्ट्री और एम्प्लाई और एम्प्लायर में किसी बात का झगड़ा है, उसकी वजह से एम्प्लाई जो है स्ट्राइक कर रहे हैं या एम्प्लायर ने फैक्ट्री को ताला लगा दिया है। लेकिन यहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से 3 तरह के डिस्प्यूट्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया। पहली बात, जहां पर एम्प्लायर या फिर वर्कर्स इन्वॉल्व हो, एम्प्लायर और वर्कर इन्वॉल्व हो। दूसरी बात, जहां पर वर्कर और वर्कर इन्वॉल्व हो। अब ये कैसे होता है? जैसे 2 वर्कर्स के बीच में प्रमोशंस के लिए कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कह रहा है मेरी सीनियरिटी के बेसिस पे मेरी प्रमोशन बनती है लेकिन जूनियर को प्रमोशन मिल गया। ऐसे इंक्रीमेंट्स के रिगार्डिंग या और बेनिफिट्स के रिगार्डिंग भी डिस्प्यूट हो जाते हैं बिटवीन द वर्कर एंड वर्कर। देन वी हैव एम्प्लायर एंड एम्प्लायर कि 2 फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग एम्प्लायर हैं, उनके मालिक हैं और उनमें भी कुछ डिस्प्यूट्स हो गए रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। ठीक है, सो दैट इज एम्प्लायर एंड एम्प्लायर के बीच का डिस्प्यूट। तो ये 3 तरह के डिस्प्यूट्स को जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसने डिस्प्यूट माना। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे वर्कमैन लिखा है, वर्कमैन लिखा है, एम्प्लायर्स लिखा है। तो मतलब एक वर्कर के जो डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे कोई वर्कर बोले कि भाई मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिला, ठीक है, जैसे कोई बोले कि मुझे मेरी सैलरी में इतना डिडक्शन हो गया,
या मुझे एम्प्लॉयर ने टर्मिनेट कर दिया, तो उस एक वर्कर के जो प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स होंगी वो डिस्प्यूट्स नहीं मानी जाती, कुछ केस में मानी जाती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल एक इंडिविजुअल वर्कर जो है उसके डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानते, या उसके कंसर्न या कंप्लेंट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानते। उसमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनके डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानते हैं एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नाउ यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद बात आती है तो फिर ऐसे कौन से डिस्प्यूट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में और किनको नहीं करते। तो दूसरी बात यह है दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो सबसे पहली बात दो वर्ड्स को डिफाइन करेंगे, इंडस्ट्री एंड देन डिस्प्यूट। पहली बात मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। सो अब क्योंकि ये लॉ जो बना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को या सारे फैक्ट्रीज को या सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को कवर अप करने के लिए बना। एस्टैब्लिशमेंट मतलब जहां पे प्रोडक्शन एज सच नहीं होती लेकिन शायद सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो, जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है, जैसे कोई और सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ जैसे बैंकिंग एंड ऑल, ठीक है, जहां पे फिजिकली आप कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे लेकिन प्रोडक्शन आपका सर्विसेज का है या आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है, तो उसको एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। नाउ तो यहां पे अब देखते हैं क्या क्या चीजें जो हैं वो इंक्लूड की जा रही हैं इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो सबसे पहली बात, एनी सिमेट्रिक एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय कोऑपरेशन, जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हो। कोऑपरेशन मतलब दो लोगों के करने से हो रहा है, दैट इज एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन जो वहां पे काम करता है। क्या कर रहे हैं दोनों मिलके? तो या तो ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे या फिर सप्लाई के बिजनेस में होंगे, मे बी ट्रांसपोर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। देन सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, ठीक है, मे बी किसी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हो या सर्विसेज कर रहे हो। तो इन सभी काम से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे या एस्टैब्लिशमेंट्स या फैक्ट्री होंगी, उनको बोला गया कि वो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है एज पर दिस एक्ट, ताकि हम इन सबको कवर अप कर सकें, ठीक है। एक्ट का प्रोविजन इसी वे में काम करते हैं कि पहले हम स्कोप देखते हैं कि किनके ऊपर अप्लाई होगा। तो मतलब आपके फॉर्मल सेक्टर में आने वाले सभी मोस्टली जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो उसमें कवर हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो भी इसमें कवर होंगे, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या नॉन प्रॉफिट के लिए हो, मतलब आपके एनजीओज भी कवर हो जाते हैं। तो मतलब ये लॉ उन एम्प्लॉयज को भी कवर अप करता है जो इन एनजीओ से भी जुड़े हों, ठीक है। एनजीओ ये नहीं बोल सकता कि मैं तो ना प्रोड्यूस करता हूं, ना सप्लाई करता हूं, ना डिस्प्यूट करता हूं, ना कोई सर्विस दे रहा हूं, बट इवन दे आर बीन कवर्ड एज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द एक्ट। नाउ इसके अलावा इट ऑल्सो कवर्स द प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब हो सकता है आप एक सीए हो, आप एक लॉयर हो, आप एक डॉक्टर हो और आपके पास भी जो है मल्टीपल वर्कर्स काम करते हो, तो दे ऑल विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन, ठीक है। तो उनको भी कवर अप किया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सबको इसमें रखा गया। तो मतलब इस लॉ का जो प्रोविजन है बहुत वास्ट है। इट कवर्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, बहुत सभी लोग इसमें कवर अप हो जाते हैं। नाउ अब इसके आगे आते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री जिसमें वी आर कवरिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। देखो आपको ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में ये डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तब आपको ये सारे नेम आ जाएंगे। अब कई बार अगर आपने लॉ के प्रोविजन नहीं पढ़े या ये टेक्निकल वर्ड्स नहीं पढ़े तो हम एनजीओ को बोलेंगे कि भाई ये तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता या सर्विस नहीं देता, तो शायद ये कवर नहीं होता, लेकिन ये सब कवर होंगे एज पर द एक्ट, ठीक है। इसीलिए आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, ब्रिज कोर्स का मेन पर्पस यही है कि आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसको ईपीएफओ के एग्जाम में जो लेबर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में आने हैं टॉपिक्स आपको या क्वेश्चंस, उस लेवल पे लेके आना, ठीक है। जनरल आइडिया आपको वह है। अगर मैं आपको ये ऑप्शन अदरवाइज भी देता, गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल, तो आप मार्क करते, लेकिन ये शायद मिस कर जाते। तो इस ब्रिज कोर्स का कोशिश यही है कि आपको एक ब्रिज बना लें हम, ताकि आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप जनरल स्टडीज़ कहीं से भी तैयार कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आप कर लेते हैं, लेकिन ये एस्पेक्ट रह जाते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं को ही कवर अप कर रहे हैं। नाउ सो ये सब तो हमारी इंडस्ट्री कवर होगी। नाउ अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपने क्यों बनाया? ताकि एज अ कंट्री हम नहीं चाहते कि डिस्प्यूट्स की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट पे असर आए, ठीक है। मतलब
मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टील प्लांट में जो है स्ट्राइक चलती रहे, इसकी वजह से चाइना का स्टील प्लांट जो है वो वर्ल्ड ओवर बिजनेस करे और सबको ये बोलता चले कि भाई इंडिया में तो स्ट्राइक्स बहुत होती हैं, तो आप इनको कॉन्ट्रैक्ट मत दो, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, ताकि हम आपको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ स्टील दे सके। तो आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं आप ग्लोबल प्लेयर बने, और ऐसी बहुत सारे और रीजंस हैं कि इंडस्ट्री में डिस्प्यूट कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दैट्स वाई ये एक्ट बनाया गया, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, देखो दो ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट है, एम्प्लायर भी ह्यूमन है और एम्प्लॉय भी ह्यूमन है, तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होना इज नेचुरल, ठीक है, बट उसको कैसे आप रिजॉल्व करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्योंकि ये मैकेनिज्म देता है कि अगर डिस्प्यूट हो ही गया है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। दैट इज ऑल द एस्पेक्ट विच वी हैव नाउ। इसके बाद सो दिस कवर्स ऑल द इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी के लिए काम करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, अब ये किन के ऊपर अप्लाई होता है, किनको ये वर्कर मानेगा, ठीक है, किन के डिस्प्यूट्स को कवर अप करेगा। अब इस डेफिनेशन पे आते हैं। नाउ सबसे पहली बात, ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, नो एक्सेप्शन। मैं बता दूं कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो पहले जिसमें आप जम्मू एंड कश्मीर को कई बार कवर अप नहीं कर रहे थे, या कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थी जो कवर अप नहीं होती थी, तो इस करके मेंशन करना पड़ता है स्पेसिफिकली क्या ये होल ऑफ इंडिया है। तो यस, इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया या ऑन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड देन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, इन सब पे कवर होगा। नाउ दूसरी बात, एम्प्लॉय कौन होगा। नाउ एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय तो होंगे ही जिनको आपने ऑन रोल्स रखा है, मतलब जिनको आप सैलरी देते हैं, जो आपके रजिस्टर्स पे लिखे गए हैं कि ये आपके वर्कर्स हैं। इनके अलावा भी इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है वो भी, अगर कोई अप्रेंटिस कर रहा है आपके पास तो वो भी इंक्लूड होंगे। देन इसके अलावा बाकी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इसमें कवर अप किए जाएंगे, चाहे वो मैनुअल काम कर रहे हो, क्लरिकल काम कर रहे हो, स्किल अनस्किल काम कर रहे हो, टेक्निकल काम कर रहे हो या ऑपरेशनल काम कर रहे हो, ये सारे। और इनके सुपरवाइजर भी इंक्लूड होंगे। जैसे अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें पेंटिंग का एक सेटअप है, उसमें एक वेल्डिंग का एक सेटअप हो सकता है, ड्राइवर की एक टीम हो सकती है, इनके इमीडिएटली ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो इन सबको इनका काम देखता है, जो ऑन ग्राउंड रहता है, तो उसको बोलते हैं सुपरवाइजर। तो वो सुपरवाइजर और ये सारे एम्प्लॉइज भी कवर अप होंगे इस एक्ट में, ठीक है, होल ऑफ इंडिया, और ये सारे एम्प्लॉइज भी इसमें कवर अप किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कैजुअल वर्कर्स हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, उनको भी इसमें कवर अप किया जाता है एज अ डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन। मतलब इन सभी में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व करना इज द आइडिया ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। तो वो लोग जो हैं जिस किसी भी तरह से इन एस्टैब्लिशमेंट से अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है या इन एस्टैब्लिशमेंट्स में किसी भी तरह की और दिक्कत है, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानकर, इन सारे वर्कर्स के कंसर्न्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानकर ये एक्ट जो है उसका सोल्यूशन या उसका मैकेनिज्म फॉर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके जी, तो यहां तक हम समझ गए एस्टैब्लिशमेंट्स कौन सी है। पहली बात, हर तरह का, चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो सब कवर है। होल ऑफ इंडिया पे एक्ट एप्लीकेबल है। एम्प्लॉय कौन है, चाहे रेगुलर एम्प्लॉय है, कैजुअल एम्प्लॉयर है या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सब कवर हो जाएंगे। इवन सुपरवाइजर भी आप कवर अप करेंगे। ये सारी टर्म्स है जो आपको एग्जाम में आती हैं। नाउ अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट बात है दैट इज अब इसमें कौन से डिस्प्यूट्स को जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको जो सिर्फ एक एम्प्लॉय का कंसर्न है, तो उनको हम डिस्प्यूट नहीं मानते, ठीक है। तो वो हो गए इंडिविजुअल के डिस्प्यूट जिसको अलग तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना मेरी बात। कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं एम्प्लॉय के जिससे सिर्फ वो अफेक्ट होता है, उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी से अलग रखा। मतलब मेरी प्रमोशन, मेरे इंक्रीमेंट और मेरी सैलरी, ये सारे मेरे पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मैं ही इफेक्टेड हूँ, इसके अलावा मेरे साथ के बाकी कलीग से इफेक्टेड नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल इशू है, कंप्लेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको मैं अलग तरीके से रिजॉल्व करूँगा। मे बी ट्रिब्यूनल में चला जाऊंगा, मे बी कोर्ट चला जाऊंगा, मे बी और तरीके से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसको मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट नहीं करता। इसके अलावा जो एक से ज़्यादा वर्कर्स को इफेक्ट करते हैं, वो सारे डिस्प्यूट जो है उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना इस लॉ ने। अब तीसरी बात, कुछ ऐसे डिस्प्यूट भी हैं जो अफेक्ट इंडिविजुअल को करते हैं, लेकिन उन्हें हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानते हैं।
अब ये आपको यूपीएससी ईपीएफओ में क्वेश्चन आता है। नाउ समझना, नो सिंगल वर्कमैन कैन रेज अ डिस्प्यूट अनलेस रिलेटेड टू डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन और रिट्रेंचमेंट। ये 4 चीजें। अब ये इंडिविजुअल के साथ हो रहा है। इंडिविजुअल को डिसमिस कर दिया नौकरी से, एक को किया, 2 को या 2 से ज़्यादा को नहीं किया, लेकिन एक को किया। डिस्चार्ज कर दिया, मतलब अब आपको नौकरी से निकाला है लेकिन कुछ बेनिफिट्स के साथ। ये हम करेंगे जब मैं इस टॉपिक पे एक नेक्स्ट ब्रिज कोर्स का नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तो इन टर्म्स को भी कवर अप करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्राइक्स, घिराव, पिकेटिंग, इन टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए है। तो इन पे भी हम बात करेंगे। इनमें डिफरेंस होता है, डिसमिस में आप क्या बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डिस्चार्ज में क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड टर्मिनेशन की आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, देयर इज नो फर्दर री एम्प्लॉयमेंट। डिसमिस में आपके पास फिर भी दोबारा आने का चांस होता है, टर्मिनेशन में नहीं होता। देन रिट्रेंचमेंट, ठीक है, कि आपको फॉर टाइम बिंग निकाल दिया है, अभी कंपनी के पास काम नहीं है इसलिए आपको निकाल दिया है, ठीक है, इन फ्यूचर में भी आपको रिहायर करने का ऑप्शन वो दे दे, ठीक है। तो ये 4 वर्ड हैं, इनको अभी मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज डिसमिस, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन एंड रिट्रेंचमेंट, ठीक है। नाउ ये 4 चीजें हैं आपकी जो एक वर्कर को इंपैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब ये भी सारे टर्म जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइन करता है, ठीक है। तो एक वर्कर निकाला गया है इससे, लेकिन अगर उसको बोला गया डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन, तो इसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। दिस इज द कीवर्ड कि ये 4 चीजें अगर एक वर्कर के साथ हुई, एक सिंगल वर्कर के साथ हुई, तो इसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। इसके अलावा बाकी इंडिविजुअल वर्कर के साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट में सिर्फ ये 4 चीजें काउंट होंगी जिसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जा रहा है, बाकी किसी चीज और चीज को नहीं। एंड इसके अलावा आपको अगर कोई भी और इशू है तो 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लोग इफेक्टेड होने चाहिए, तभी वो कवर अप होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नाउ दिस इज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। अब एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हम किसको इम्प्लाई नहीं मान रहे, ये भी जरूरी है। एक्ट किस पे अप्लाई होता है वो हमने देख लिया। आप कैजुअल वर्कर हैं, पार्ट टाइम वर्कर हैं, रेगुलर वर्कर हैं, ये सब कवर हैं। ऐसी हर एक एक्ट ये बताता है कि किस पे अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं बताता तो मतलब सब पे अप्लाई है। अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो कुछ कैटेगरी बताता है कि इन पे अप्लाई नहीं होता, इनको हम इम्प्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। इम्प्लाई की कैटेगरी में नहीं आते। कौन है ये लोग? नंबर 1, कंपनी में अगर आप मैनेजीरियल पोजीशन पे काम करते हैं, अगर आप मैनेजीरियल पोजीशन पे काम करते हैं, देखो वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर, मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने वर्कर और सुपरवाइजर को इंक्लूड किया है इन द डेफिनेशन एज इम्प्लाइज, मतलब उनका कोई कंसर्न होगा तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। लेकिन उनके ऊपर मैनेजर और उनके ऊपर मैनेजमेंट, इन दोनों को आपने इससे बाहर रखा, मतलब उनको नॉन एम्प्लॉय माना। सो अगर आप मैनेजर की डेजिग्नेशन रखते हैं अपने ऑफिस में तो आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर अपने ग्रीवांस को लेके नहीं जा सकते, ठीक है। नाउ सो मैनेजर कवर नहीं है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस में आपका काम नहीं है, लेकिन आप अलग ऑफिस में लाइक एचआर डिपार्टमेंट है या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी मानते हैं। नाउ अब इसमें सुपरवाइजर्स के लिए भी एक कैटेगरी बना दी कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं इन अ मंथ, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो भी आपको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 10,000 से कम कोई सुपरवाइजर कमा रहा है तो उन्हें इस एक्ट का प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि होता क्या है कि कई बार कंपनियां क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से बचने के लिए सुपरवाइजर को जो है कम सैलरी वाले जो वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइजर बोल देती है, ठीक है। इससे क्या है कि अब वो सुपरवाइजर हो गए तो फिर कोशिश करते हैं कि वो बच जाएं इस प्रोविजन से। तो इसलिए ये वेजेस का क्राइटेरिया भी इसमें ऐड किया गया कि भाई अगर आप 10,000 से कम कमा रहे हो तो हम आपको एम्प्लॉय ही मानेंगे, आपको हम वर्कर नहीं, आपको हम सुपरवाइजर नहीं मानेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 10,000 से कम कमाने वाला सुपरवाइजर है वो भी वर्कर्स की कैटेगरी में आएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉ, ठीक है। अब ये सारे आ गए ना, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका होना है 2025 का ईपीएफओ के लिए, वो आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन एम्प्लॉय एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरह से पॉइंट उसमें मिल जाएंगे। नाउ इसके अलावा हमने डिफेंस पर्सनल्स को भी कवर अप नहीं किया क्योंकि ये एक्ट जो है वो डिस्प्यूट्स और
डिस्प्यूट करने के तरीके और उनको रिड्रेस करने के तरीके बताता है। अब क्योंकि आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने और बाकी डिफेंस फोर्सेस ने इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के अलग तरीके बनाए हैं, तो इसलिए ये इन एक्ट से उनको दूर रखा गया है। एंड दूसरी बात ये भी है कि जो एम्प्लॉय इन यूनिफॉर्म होता है, चाहे पुलिस हो चाहे डिफेंस सर्विसेज वाले हो, उनमें डिसिप्लिन का लेवल जो है वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ डिसिप्लिन माना जाता है। तो आप नहीं चाहते कि वो स्ट्राइक करें। आप पुलिस वालों से कभी नहीं सुनेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से या आर्मी से, कि वो स्ट्राइक पर बैठ गए या घिराव कर लिया या धरने कर रहे हैं कहीं पे। क्यों? बिकॉज वो दे आर नॉट अलाउड टू डू सो। ठीक है, एज द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन दे आर नॉट अलाउड। उनके लिए डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के अलग तरीके बनाए गए। इस करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उन्हें कवर अप नहीं किया जाता। उनको आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, अलग अलग एक्ट बने, उसमें कवर अप किया जाता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट कि नॉन एम्प्लॉय कौन है। अब आउटकम ऑफ डिस्प्यूट। अब देखो क्या है कि अगर आपका डिस्प्यूट इनिशियल लेवल पे रिजॉल्व हो गया, आपने बोला कि भाई हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैनेजमेंट ने बोला ठीक है बढ़ा देते हैं। आपने बोला कि भाई मेरी प्रमोशन ड्यू है, मुझे मिलनी चाहिए, मैनेजमेंट ने बोला ठीक है कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड यूनियन ने बोला कि भाई हम सबकी कलेक्टिवली जो है वो वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, या सेफ्टी इक्विपमेंट्स ठीक नहीं है, या आपने इतने सारे वर्कर एक साथ निकाल दिए, या इनको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, या और कई तरह के बेनिफिट नहीं दिए। तो ट्रेड यूनियन जो है ये बातें लेके गई मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट ने बोला ठीक है वी एग्री, ठीक कर देते हैं। तो यहाँ तो डिस्प्यूट खत्म ही हो गया। ठीक है, देयर इज नो डिस्प्यूट। बट टसल आता है तब जब ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉय की बात मैनेजमेंट नहीं मानती और ट्रेड यूनियन चाहती हैं कि भाई ये डिमांड्स हमारी पूरी हो, तो वहां पे हो गया आपका डिस्प्यूट। ठीक है, दिस इज अबाउट द डिस्प्यूट। नाउ अब ये डिस्प्यूट हो गया, तो अब ये डिस्प्यूट दो तरीके से होता है। ठीक है, या कि इसके आउटकम में, इस डिस्प्यूट के आउटकम में एम्प्लॉय क्या करेगा या फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा। सो सबसे पहली बात, एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक पर जाता है। अब मैं कुछ कीवर्ड दिखा देता हूं आपको। या तो स्ट्राइक पर जाएगा, स्ट्राइक भी कई तरीके की है। यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्राइक है, जनरल स्ट्राइक्स है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक है एंड पेन डाउन या टूल डाउन स्ट्राइक है। नाउ मैं मीनिंग बता देता हूँ। इकोनॉमिक स्ट्राइक में बेसिकली क्या है कि आपके इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, वेजेस नहीं मिले, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिला, ठीक है, टाइम पे सैलरी नहीं आई, तो ये आपके इकोनॉमिक स्ट्राइक में काउंट होते हैं। जनरल स्ट्राइक मतलब इट्स अ जनरल स्ट्राइक फॉर द पर्पस कि आप सिर्फ स्ट्राइक पे इसलिए जा रहे हो बिकॉज मल्टीपल इश्यूज हैं। ठीक है, मैनेजमेंट्स के साथ आपकी अलग दिक्कतें चल रही थी, मालिक के साथ अलग दिक्कतें चल रही थी, सैलरी का भी इशू उसमें आ गया, प्रोडक्शन का भी इशू आ गया, सेफ्टी का भी इशू आ गया। तो आपने जनरली एक जनरल स्ट्राइक कॉल कर दी कि भाई मैनेजमेंट का काम ठीक नहीं है, हम इनके साथ एग्री नहीं करते, तो उसको जनरल स्ट्राइक की कैटेगरी में रखते हैं। देन वी हैव सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक का मतलब होता है मेरी फैक्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, एज अ एम्प्लॉय मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ट्रेड यूनियन को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और फैक्ट्री में, जैसे मारुति के प्लांट में स्ट्राइक लोगों ने कॉल कर दिया इसलिए कि होंडा वाले वर्कर्स के साथ कुछ बुरा हुआ था, तो यहाँ के वर्कर्स उनसे सिंपैथी रखते हैं, इस करके इन्होंने भी बोला कि भाई हम भी स्ट्राइक पे जाएंगे, ताकि एक कलेक्टिवली एक प्रेशर बनाया जा सके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, और या गवर्नमेंट को भी ये बताया जा सके कि भाई हम सब साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। तो दैट इज अबाउट द सिंपैथेटिक स्ट्राइक। टूल स्ट्राइक या पेन डाउन स्ट्राइक होती है। टूल मतलब अगर आपके पास आप औजारों से काम करते हो, तो बोला आपने कि मैं ऑफिस आऊँगा, मैं प्रेजेंट भी रहूँगा, मैं मशीन के सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं टूल नहीं ऑपरेट करूँगा, बस मशीन को देखूंगा, मैं मैनेजमेंट को देखूंगा, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी अटेंडेंस लगाओ आप, ठीक है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा या मैं काम स्लो करूंगा। इसको एक स्लो डाउन स्ट्राइक भी बोलते हैं कि आप काम कर रहे हो लेकिन बहुत स्लो स्पीड से करो। जहाँ पे एक दिन में आप मे बी 1000 पेयर ऑफ शूज़ बना सकते थे, उस दिन आपने 100 ही बनाए। ठीक है, काम कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं कि भाई लगे आराम आराम से लगे, आराम से नट को कसने में लगे हुए हैं या मशीन को चलाने में लगे, बहुत स्लो काम कर रहे हैं। एंड आप दिखा रहे हैं कि भाई देखो हम काम पे आए लेकिन हम नाखुश हैं आपसे, इसलिए हम स्ट्राइक पर भी जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम काम स्लो भी करेंगे या पेन नहीं उठाएंगे या टूल नहीं उठाएंगे। सो दैट इज द अदर फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। नाउ देन यू हैव द स्लो डाउन स्ट्राइक। अब ये है जो एम्प्लॉय करता है। इसके अलावा एम्प्लॉय और क्या करता है? पिकेटिंग। स्ट्राइक तो मतलब आपने यू हैव कॉल्ड कि विद इन द ऑफिस परमाइसेस कि भाई हम काम पे नहीं आएंगे या काम पे आएंगे तो काम नहीं करेंगे। पिकेटिंग होता है जब आप ऑफिस के गेट के बाहर बैठ जाओ, ठीक है, जब आप मैनेजमेंट के ऑफिस के बाहर बैठ जाओ, जब आप कोई और धरने की जगह ढूंढ लो और वहां बैठ जाओ, रोड ब्लॉक कर लो, ठीक है, इसको बोला नॉट रोड ब्लॉक कर लो बट रोड के साइड में बैठ जाओ, ठीक है, तो इसको बोला गया पिकेटिंग। ये भी अलाउड है एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ना इसके बाद है घिराव। घिराव होता है कि मैनेजमेंट की गाड़ियों को घेर लेना,
दरवाजे को ब्लॉक कर देना, गेट को ब्लॉक कर देना फैक्ट्री के, मशीन्स के आसपास घेरा ऐसा बनाना कि भाई काम ही नहीं हो सकता, या किसी और को भी काम नहीं करने देना, ठीक है, ये होता है घेराव। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज एक तो आप ऑलरेडी मैनेजमेंट से खुश नहीं हो, ऊपर से मैनेजमेंट में अगर कुछ आगे से बोल दिया तो यू मे हैव अ फाइट विद देम, और वो फाइट कब वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको या मैनेजमेंट को भी नहीं पता लगेगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एक फैक्ट्री के लिए, बिकॉज छोटे छोटे इशूज से एस्केलेट होते होते वो वायलेंस तक चला जाता है। ये मारुति में हमने देखा, मारुति का जो मानेसर प्लांट है गुड़गांव में, वहाँ पे हमने ऐसा देखा कि कैसे एक छोटा सा इशू जो है वो ऐसा एस्केलेट हुआ कि जहाँ पे कई वर्कर्स की जान गई, मैनेजमेंट के जो कई ऑफिशियल्स थे उनकी उनमें से एक मैनेजर की जो है डेथ भी हो जाती है इवेंचुअली, एंड बहुतों को इंजरी हुई। तो उसकी वजह से बहुत लंबा स्ट्राइक चलेगा। रिसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी स्ट्राइक थी वो, ठीक है, मारुति की। कभी सर्च करिएगा, आपको आइडिया मिलेगा। सो दैट इज द आइडिया रिगार्डिंग द घिराव। इस करके घिराव को गवर्नमेंट ने इलीगल बना दिया, जो मैं आपको इनिशियली एक न्यूज़ दिखा रहा था 1978 की। इस वजह से घिराव को जो पहले एक टूल माना जाता था ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्यूट और ट्राइंग टू सॉल्व द डिस्प्यूट, उसको इलीगल माना गया। अब ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया, आपको यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में ये घिराव पे कई बार क्वेश्चन आया और पूछा गया कि क्या घिराव एक लीगल टूल है कि नहीं। नहीं, ये इलीगल टूल है, इसको सही नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया मैंने आपको बताया कि कई बार ये आउट ऑफ हैंड चला जाता है, वायलेंस हो जाती है इसकी वजह से। नाउ देन नेक्स्ट इज, अब ये तो एम्प्लॉय के कंसर्न्स थे और इसकी वजह से वो ये 3 रास्ते ले रहे थे। इसके अलावा भी आपके पास आइडिया है, दैट इज एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर के भी कंसर्न हो सकते हैं कि भाई तुम लोग बार बार स्ट्राइक पे चले जाते हो, मैं तो तुम्हारी कंसर्न डिमांड भी फुलफिल कर दी, एटलीस्ट स्ट्राइक से पहले बताते तो सही, हम मैनेजमेंट के साथ मिलकर सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो एम्प्लॉय के भी कई सारे कंसर्न होते हैं। तो एम्प्लॉय के पास क्या टूल बचा? अगर वो उसको बोलो कि भाई एम्प्लॉय आप भी स्ट्राइक कर लो, तो क्या स्ट्राइक करेगा? घर थोड़ी बैठा रहेगा, उसकी तो फैक्ट्री है, पैसा लगा है, वहीं से आना है। आप तो सैलरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए लड़ रहे हो, उसको अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट हुआ तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो देयर आर सम टूल्स विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयर ऑल्सो। तो उनमें से एक ही टूल है बेचारे के पास, दैट इज लॉक आउट, कि आप फैक्ट्री के बाहर ताला लगा दो, फैक्ट्री के बाहर ताला लगा दो। एंड दिस विल बी अगेन अ लीगल टूल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत इसको एक लीगल टूल माना गया कि आपने लॉकआउट कर दिया, ठीक है। लॉकआउट मतलब गेट के बाहर आप ताला लगा के चले गए कि फैक्ट्री में काम नहीं होगा। अगर तुम लोगों का यही बिहेवियर रहा तो ना फैक्ट्री में खुलेगी और ना तुमको सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक टूल जो है वो एम्प्लॉय यूज करता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ और प्रोविजंस हैं जो मैं इस एक्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा एक्ट है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इस पर 1 या 2 वीडियो और रिक्वायर्ड होंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियोस में मैं कवर अप करूंगा। एंड इफ यू रियली वांट दिस सीरीज टू गो ऑन, तो चैट बॉक्स में बताते भी चलना, जस्ट टू टेल मी कि भाई सर वी आर वाचिंग दिस सीरीज एंड यू वांट मोर ऑफ द सच वीडियोस, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये हो गए आइडियाज। सो नाउ आई हैव इलैबोरेटेड टू यू कि क्या है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक को थोड़ा सा लीगल टर्म देख लेते हैं, अब कैसे डिफाइन करती है। तो इट डिफाइंस दैट कि स्ट्राइक क्या है, दैट इज सीजेशन ऑफ वर्क। काम रोक दिया, किसने? एम्प्लॉई ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? बिकॉज वो किसी के कहने पे कॉम्बिनेशन में एक साथ रुक गए, ठीक है। मतलब ट्रेड यूनियन ने बोला कि भाई हम सब स्ट्राइक करेंगे, तो कॉम्बिनेशन में रुक गए, या फिर आपने बस रिफ्यूज कर दिया टू वर्क फॉर अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि कोई आपकी आपसी सहमति बनी कि भाई हम सब जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं या इस पर्पस के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ेगी, स्ट्राइक करनी पड़ेगी। सो दैट इज द आइडिया रिगार्डिंग द स्ट्राइक, ठीक है। यहाँ पे 2 कीवर्ड हैं, दैट इज सीजेशन ऑफ वर्क, काम रोक दिया, दूसरा कलेक्टिवली गए, ठीक है। एक एम्प्लॉई किसी को कोई दिक्कत है और बाहर जाके गेट पे बैठ गया तो वो स्ट्राइक नहीं मानी जाती, ठीक है। वो आपका रूसना मनाना माना जाता है, ठीक है, बट नॉट अ स्ट्राइक। ओके जी, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आइडिया इज रिगार्डिंग द पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग में बेसिकली आप इस तरह से गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ये असम का फैक्ट्री का साइट है जहाँ पे मजदूर जो है उन्होंने गेट ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं, ना किसी को बाहर जाने दे रहे हैं, ठीक है। चाहे मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, इसको बोला पिकेटिंग, ठीक है। नाउ दिस इज, अभी इसको लीगली पढ़ लेते हैं। सो नाउ व्हेन अ वर्कर डिस्यूट्स from reporting for the work,
देखो जब आप स्ट्राइक कर रहे थे तो आप एटलीस्ट जाके अटेंडेंस मार्क करवा रहे थे कि भाई हम स्ट्राइक पर हैं, हमारी अटेंडेंस ले लो, ठीक है, या एक अलग से रजिस्टर बन जाता है, उसमें आप हमारा नोट डाउन कर लो डिटेल्स। बट यहाँ पे यू आर नॉट रिपोर्टिंग फॉर द वर्क, ना काम पे जा रहे हैं आप, एंड बट आप फैक्ट्री के गेट पर या एंट्री पर या समवेयर नियर आप जो है वो खड़े हो गए हैं एंड धरना प्रदर्शन, इसको पिकेटिंग ऑफ धरना कह सकते हैं, और नारेबाजी कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पिकेटिंग, गांधी जी का दिया हुआ टूल है ये। बट यहाँ पे किसी भी तरह की वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है, और अगर वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है तो ये लीगली अलाउड है। अगर वायलेंस हो जाती है तो फिर ये इलीगल हो जाएगा, फिर देयर इज नोबडी हु कैन सेव यू, बिकॉज हमने इससे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिविल तरीके से कुछ कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई वायलेंस हो गई, कोई लॉ ब्रेक कर दिया आपने, रोड ब्लॉक कर दी, तो एंड एट वेरी मोमेंट वो जो स्ट्राइक है वो इलीगल हो जाएगी, और इवन ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स जिन्होंने वो स्ट्राइक कॉल की होगी वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एंड दे कैन बी ट्रायल्ड इन द कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। सो जब तक किसी भी तरह का लॉ वायलेट नहीं हुआ है, वायलेंस नहीं हुई है, तब तक इट इज परफेक्टली लीगल, बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पिकेटिंग, ठीक है। तो पिकेटिंग इज अ लीगल टूल बट विदाउट वायलेंस। नाउ अब इसके आगे चलते हैं। नाउ देन वी हैव द घेराव। दिस इज अगेन द न्यूज़, अभी अदानी इंडस्ट्रीज का एक न्यूज़ आया था कि उनका एक प्लांट है जहाँ पे कई सारे एम्प्लॉइज ने ऑफिसर्स को घेराव कर लिया। घेराव मतलब बीच में आपका मैनेजर खड़ा है या मैनेजमेंट खड़ी है, उसके लोग खड़े हैं और आपने उनको घेर लिया, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, तो इसको बोला गया घेराव, ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी इलैबोरेटेड दिस। तो इसमें क्या करते हैं आप, दैट यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल फ्रॉम लीविंग और कमिंग, ठीक है। आपने उनका रास्ता रोक लिया बाय मेकिंग अ ह्यूमन बैरिकेड, आपने एक ह्यूमन बैरिकेड बनाकर उनका रास्ता रोक लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज द घेराव। एंड एज आई सेड, ये 1978 में ही एक लीगल इलीगल एक्शन बोल दिया गया है। सो ये आप नहीं कर सकते, इट इज अ इलीगल ऑफेंस बिकॉज इट हैज ऑलरेडी लेड टू वेरियस काइंड ऑफ अ violent activities, even killing of the management officials, और even the workers की भी डेथ हुई है इसमें, ठीक है। सो that's why it is not allowed, ठीक है। दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पीरियड जब मारुति सुजुकी में स्ट्राइक चला बहुत लंबा, और फाइनली मारुति ने भी डिसाइड किया कि भाई हम लॉकआउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्ट्री बंद कर देते हो, सारे जो सिक्योरिटी है उसको अरेंज करके, यू डू नॉट लेट एनीवन टू कम इन एंड एनी वर्कर टू कम नियर बाय ऑल्सो, ठीक है। तो फैक्ट्री ही बंद हो जाती है। तो ये मैनेजमेंट के, जब मैनेजमेंट डिसाइड करता है फैक्ट्री बंद करना है तो उसको बोलते हैं लॉकआउट। नाउ लेट्स सी सम कीवर्ड्स हियर अगेन। पहली बात, डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर डिक्लेयर करेगा। दूसरी बात, टेम्परेरी क्लोजिंग और सस्पेंशन, ठीक है। या तो आपने टेम्परेरी क्लोज कर दिया है या सस्पेंशन ऑफ वर्क कर दिया है, तो काम बंद कर दिया है या फैक्ट्री को ही बाहर से बंद कर दिया है, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया रिगार्डिंग इफ एनी नंबर ऑफ द पर्सन वर्कड एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है। तो किसी को भी अलाउ नहीं किया है फॉर दैट पर्पस। नाउ लॉकआउट आर डिक्लेयर्ड टू कर्व द एक्टिविटीज ऑफ मिलिटेंट वर्कर्स, ठीक है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है जो एक एम्प्लॉयर लेता है ताकि उसकी फैक्ट्री को कोई फिजिकल डैमेज ना हो जाए, ठीक है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू ना हो जाए, उस केस में वो लॉकआउट डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मारुति सुजुकी ने किया था आफ्टर द डेथ ऑफ देयर वन ऑफ द ऑफिशियल, ठीक है। तो ये करना पड़ा उनको, गवर्नमेंट को बहुत मुश्किलें आई इसको रिजॉल्व करने में, बहुत लंबा डिस्प्यूट चला था। नाउ आज भी कईयों पे केस चल रहे हैं इन द गुड़गांव एरिया। नाउ अब बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस पे जो इस लॉ के तहत आपको रोकती हैं स्ट्राइक पे जाने के लिए, बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि सुबह सुबह मैं अच्छा परफ्यूम लगा के एज अ मैनेजर जो है मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, या एज अ एम्प्लॉयर या ओनर मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ कि भाई आज तो हम फोड़ देंगे, आज तो हम ऐसे प्रोडक्शन करवाएंगे कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे, और आपको पता लगा कि ऑफिस पहुंचते कि ऑफिस का गेट पे जो है वो वर्कर्स ने घेराव किया हुआ है, आपकी गाड़ी भी अंदर नहीं जा पा रही, ठीक है। सो अब ये अनसर्टिनिटी लेके आता है फैक्ट्री के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और इकॉनमी के लिए भी बड़ी अनसर्टिनिटी हो जाती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्टील इंडस्ट्री का, बिकॉज अभी स्टील इंडस्ट्री में बहुत टफ कंपटीशन चल रखा है इंडिया में, चाइना में और कई सारी और कंट्री में, बिकॉज चाइना हर कंट्री की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, और आपका इसमें अगर प्लांट ही बंद हो जाए,
बड़े बड़े जो स्टील प्लांट्स है, चाहे अदानीस के चाहे टाटास के, अगर बंद ही हो गए तो इट विल लीड टू अ वेरी बिग नेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ऑन द स्ट्राइक्स। लाइक पहली बात, अब जब समझना, इसमें 3 प्रोविजंस है। पहली बात, अगर आपको स्ट्राइक पर जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपको स्ट्राइक पर जा रहे हैं इस दिन से। अब इसमें मैं एक टर्म थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। एक टर्म है जो गवर्नमेंट बहुत यूज करती है, उसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ये क्या है? दैट इज, गवर्नमेंट को कई बार जब ये लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, कोई इंडस्ट्री है जिसमें काम रुकना ना सिर्फ उस फैक्ट्री के एम्प्लॉई या इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है, लेकिन इन जनरल लोगों के लिए भी हो जाएगा, पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, लोग इंपैक्ट होंगे, जैसे कि बस सर्विस का बंद होना, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स की सप्लाई, हॉस्पिटल स्टाफ की स्ट्राइक, ठीक है, या और किसी डिपार्टमेंट की स्ट्राइक, तो उनको गवर्नमेंट जो है बोलता है कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, इसमें आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते विदाउट गिविंग सम नोटिस। ठीक है, अभी उन पॉइंट्स पे आएंगे क्या क्राइटेरिया है। तो देखो, अगर आपको गवर्नमेंट ने पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दिया, फिर तो आप स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, और जाएंगे तो कुछ कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है, और अगर आप पब्लिक यूटिलिटी नहीं है तो फिर आप पे कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 इलैबोरेट करता हूं, आपको 2 एग्जांपल समझा देता हूं। पहले देखो, वी हैव सम एग्जांपल्स हियर, लाइक अब यहां पे गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो स्टील प्लांट्स हैं उनको भी पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था और उन्होंने बोला कि भाई हम जो स्टील प्लांट्स हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कोविड के पीरियड में उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी पब्लिक यूटिलिटीज डिक्लेयर कर दिया था। मतलब क्या है इन दोनों टर्म्स का? दैट इज कि जब गवर्नमेंट ने इनको पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दिया तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के होने के बाद भी आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड। और फिर भी अगर आपको जाना है तो फिर एक प्रोसेस दिया, फिर आपको एक प्रोसेस दिया। अब प्रोसेस क्या है? तो आपको प्रोसेस दिया, दैट इज कि अगर आप पब्लिक यूटिलिटी होने के बाद भी स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं तो 2 कंडीशन फुलफिल कर दीजिएगा, उसके बाद आप स्ट्राइक पे जाइए। नंबर 1, जब आपने पहली बात आपको स्ट्राइक का नोटिस देना है। ठीक है, एक प्रिस्क्राइब्ड तरीका होगा, एक गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी कि अगर स्ट्राइक पे जाना है तो कैसे जाना है, वो इस एक्ट में भी दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। तो अगर अब आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली बात, नोटिस देना है, और नोटिस देने के 6 वीक्स के अंदर अंदर आपकी स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जो है स्ट्राइक का नोटिस दिया था जनवरी में और आप दिसंबर में कहते हैं कि भाई हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा यार जनवरी का नोटिस है, तुम दिसंबर में स्ट्राइक कर रहे हो। ठीक है, एंड दे विल से भाई हमने तो नोटिस दे दिया ना आपको, हमारा काम तो नोटिस देना। तो एक्ट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपने नोटिस दिया जनवरी में तो तब 1 जनवरी को अगर आपने नोटिस दिया तो आप 6 वीक काउंट करो। तो मतलब आप फरवरी मिड में से पहले मे भी 15 फरवरी से पहले आपको अब स्ट्राइक पे जाना है। ठीक है, अगर या आपको अलाउड है आप जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जाना। अगर आप 16-17 फरवरी को जा रहे हैं तो आपको नया नोटिस लगेगा, नया नोटिस देना पड़ेगा, फिर जाओ आप स्ट्राइक पे, उससे पहले नहीं जाना आपको। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। नाउ पहली बात, नोटिस देने के विदिन 1.5 मंथ या 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको स्ट्राइक करनी होती है। दूसरी बात, जब आपने नोटिस दे दिया तो आप 14 दिन तक भी नोटिस, तब भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। मैंने अगर आज नोटिस दिया तो मैं आज से 14 दिन तक के अंदर स्ट्राइक नहीं करूंगा। ये टाइम क्यों रखा? ये कूलिंग पीरियड है, ताकि हम एम्प्लॉयर को ये बोल सकें कि भाई आपको टाइम दे रहे हैं, 14 डेज का टाइम है, हमारी जो कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व कर लो। और एम्प्लॉयर भी अपने आप को रेडी कर लेता है कि भाई जो कंसर्न्स आ रहे हैं उसको मानना है, नहीं मानना है, या कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, और एक तरीका होता है कि आप कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास चले जाते हैं। दीज आर गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, उनके पास आप जाते हैं कि भाई सर हमसे हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, आप इसमें हेल्प करिए। इनको बोलते हैं कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप या तो फिर फटाफट से इन कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स के पास चले जाएं, एम्प्लॉयर चला जाए या एम्प्लॉय चला जाए, तो फिर आपको एक तरीका मिल जाता है कि आपस में मिल बैठ के गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से सोल्यूशन कुछ निकाला जा सके। ठीक है, तो ये कूलिंग पीरियड दिया था 14 डेज का। तो मतलब अगर मैं 1 जनवरी को इलैबोरेट कर लेते हैं,
अगर मैं 1 जनवरी को स्ट्राइक कॉल कर रहा हूं तो मैं 15 जनवरी तक तो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, अब कब तक जा सकता हूं, विंडो कितनी है मेरे पास, तो मेरे पास 6 वीक की विंडो है, मतलब 15 फरवरी से पहले पहले मुझे स्ट्राइक अलाउड है। उसके बाद करूंगा तो इलीगल मानी जाएगी। क्यों? बिकॉज मैंने ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं की। तो ये 2 रूल हैं आपके। 14 डे रूल, दैट इज कि विद इन 14 डेज जिस दिन नोटिस दिया उसके बाद नहीं जा सकते। दूसरी बात 6 वीक रूल कि आपने नोटिस जब दिया उसके 6 वीक के अंदर अंदर आपकी स्ट्राइक हो जानी चाहिए। इसके बाद करेंगे तो फिर से नया नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द आइडिया। सो these are the 2 conditions which you need to fulfill। बट अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं है तो फिर आपको कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, फिर आपको कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, अगर आप पब्लिक यूटिलिटीज़ में नहीं आते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो फिर आपको नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सहमति बनाओ और कल चाहे स्ट्राइक पे चला जाओ। बट गवर्नमेंट्स ने मोस्टली अब कई सारी सर्विसेज में इंक्लूड कर लिए हैं, तो बहुत कोई रेयर सेक्टर्स ही बचे हैं जिसमें आप बिना नोटिस के स्ट्राइक पे जा पाएंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड। और गवर्नमेंट को अगर कोई लगता है कि ये कवर नहीं है तो वो नई नोटिफिकेशन से कवर कर भी देते हैं। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। जैसे कोविड के टाइम उनको लगा कि बैंकिंग वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत काम करना पड़ रहा है, डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत काम करना पड़ रहा है, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको डिक्लेयर कर दिया एज अ पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका प्रोसेस रहता है एज वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। तो अब बाकी जो है वो आप पॉइंट जो है वो यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। इस पीपीटी का पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूँगा, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ये फैक्ट्रीज एक्ट का ही प्रोविज़न है, उसके फर्स्ट शेड्यूल में ही ये प्रोविज़न दिया गया है कि फैक्ट्री आपने कैसे किसी को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करना है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब भी लिखा होता है इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने कंपनीज, अपने कॉर्पोरेशन, अपनी इंस्टीट्यूशंस में कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिमिलरली अपने स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ में कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। नाउ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। सो दीज आर द रिसेंट एग्जांपल। अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने भी जो भारत पेट्रोलियम के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पे जाना चाह रहे थे, उनको बोला कि भाई यू कैन नॉट गो ऑन द स्ट्राइक बिकॉज आपको स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दिया है, तो अब आप भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ठीक है, विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ कोर्स। तो वो 14 दिन वाला क्राइटेरिया और 6 वीक्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। एंड सिमिलरली जो कोविड के पीरियड में आपने पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर किया टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो भी इसमें कवर होगी। नाउ दिस इज ऑल द डिटेल्स विच वी आर हैविंग फॉर दिस टॉपिक। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट थोड़ा सा हैवी और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्ट भी है, तो उसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे। अब आपको एक बात समझनी है, देखो ब्रिज कोर्स का मेन पर्पस ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे या और एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो आपने ऑलरेडी काफ़ी सिलेबस कवर अप किया हुआ है जनरल स्टडीज़ का। लेकिन फिर भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स इसमें अभी रहते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड ऐसे ही इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर आपके, या ये सभी टॉपिक्स आप नहीं करते हैं ना। जनरल स्टडीज़ की तैयारी अगर हम कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो ये टॉपिक वहाँ पे नहीं आते, तो हम करते भी नहीं इसको, ऑफकोर्स नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर ये सभी टॉपिक को डिटेल में कवर अप करना चाहते हैं तो वी आर हैविंग अ कोर्स फॉर यू। आप हमारा एक स्पेशल कोर्स ले सकते हैं, इसका नाम है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का और नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं। एंड इसमें आपको आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द क्लासेस। ठीक है, क्लास लेक्चर रहेंगे, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ आई विल बी कवरिंग। माय नेम इज दीपक ठाकुर एंड ऐसे ही वी हैव श्वेता मैम हु विल बी कवरिंग द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एंड देन वी आर गिविंग द हैंड आउट, तो कोई बुक ने परचेज करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। एंड देन यू आर हैविंग द पर्सनल मेंटरशिप ऑल्सो विद द फैकल्टी मेंबर्स, ताकि आपको 1-to-1 जो भी डाउट है, बिकॉज अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट कहीं कुछ पॉइंट्स पे लग सकता है, तो वी आर हेयर टू गिव यू द हेल्पिंग हैंड। एंड देन वी हैव अ टारगेटेड टेस्ट ऑन दिस ऑल्सो, तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो बात रही अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स अवेल करना चाहते हैं, अगर आपको
आपने कुछ तैयारी अपने लेवल पे जनरल स्टडीज़ की शुरू कर दी है, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की कर ली है या कर रहे हैं, तो फिर तो आपको सिर्फ ये कोर्स चाहिए, ठीक है। एट द मैक्स 90 डेज़ के अराउंड या 90 लेक्चर्स के अराउंड आपको इसमें करने हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही रहेंगे इसमें, जिसमें आपके सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और बुक्स भी कोई परचेज नहीं करनी, बिकॉज हैंड आउट हम दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसके अलावा अगर आपने बिल्कुल भी नहीं कवर अप किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यू कैन गो फॉर द फुल कोर्स ऑल्सो। उसमें आपको सी सेट, जनरल स्टडीज़ और ये सभी सब्जेक्ट जो हैं, इंडस्ट्रियल, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द आइडिया रिगार्डिंग द कोर्स। अब इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी लेट फॉर दिस प्रिपरेशन, बिकॉज एग्जाम की डेट कभी भी आ जाएगी, सो आपको फटाफट से इन कोर्सेज को एनरोल करना है। एंड इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली टॉक टू मी रिगार्डिंग एनी एकेडमिक क्वेरी, तो यू हैव द नंबर्स, ठीक है, उन पर आप कॉल कर सकते हैं, दे विल कनेक्ट यू विद मी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एस्पेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे के जा रहा हूँ जिनको हमने डिस्कस किया, एंड उनका आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड ऑल, एंड इसके बाद चैट बॉक्स में इनका आंसर करना। एक क्वेश्चन तो ये है जो मैं आप चाह रहा हूँ कि आप चैट बॉक्स में आंसर करें, और दूसरा क्वेश्चन इज दिस वन। ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ, इनको चैट बॉक्स में आपने आंसर करना है एंड मुझे बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है आपका, तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। आवर टीम लुक इनटू द ऑल द क्वेरी क्वेश्चन, तो कुछ भी होगा आपको तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेम डिस्प्यूट एक्ट को ही, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कई सारी और टर्म है। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हम जो है नेक्स्ट डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन पे बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो इन 4 टर्म्स को डिफाइन करने पे रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू विल फॉलो ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस सीरीज। अभी हमारी 2 सीरीज चल रही हैं, एक तो है द ब्रिज कोर्स, एंड इसके अलावा मैं एक और सेशन कर रहा हूँ आपके साथ, दैट इज श्रम ज्ञान। तो उसके वीडियोस चाहे शॉर्ट्स की फॉर्म में हो, शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में हो, या ये फुल जो हमारा काइंड ऑफ लेक्चर सेशन रहता है, उसको आप फॉलो करो, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ जाओ, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।